सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नावल फारिस आल नू किस्त नंबर 1 बाब रहबर राइटर जियाद असगर जे अलिफ रे वाव नून मुस्तकबिल की दास्तान। नावल के अहम तरीन किरदार दर्ज। फारिस कहानी का खालिक है। पारिस आलनू का रहबर मरकजी किरदार है। सफून पारिस का मुआविन। ये सूडान का एक इनकलाबी किरदार है। जमाना पारिस की मुआविन है। ये एक तरकमन सियासी लीडर बेटी कुंग फो में ब्लैक बेल्ट ले चुकी है, लड़ने में महारत रखती। आईना जमाना की फूफूजाद बहन जो इसकी लेक्चरार भी। शगदार आलनू का सफीर है। पारिस और इसकी टीम से राब्ते में रहता है। मूसा एलुमिनाटी के खुफिया इदारे की इंचार्ज है। कैरमीला ये मूसा के लिए काम करती लेकिन हजार गुना खतरनाक और बेरहम है। दाजल दुजाल नावल उसी मनफी किरदार के गर्द घूमता है। ये नावल का मरकजी विलन हादी अंसर पाकिस्तान खुफिया एजेंट दुनिया से एलुमिनाटी की जड़ें खोखली करने के लिए निकला है। रबाब बलोचिस्तान की पठान लड़की बहुत ही काबिल और बेहतरीन फाइटर है। दीवार के साथ एक लड़का कराहता हुआ सहारे से खड़ा था। कमर से बहता हुआ गाढ़ा खून पुख्ता फर्श पर फैलकर सुर्खी की झील बन चुकी थी। एक तरफ टूटा हुआ गमला बिखरा पड़ा था। करीब ही कुचला हवा पौधा बिखरी हुई मिट्टी खून में भीग सियाह सुर्खी में बदल चुकी थी। मंजर ऐसा था जैसे जिंदगी मौत एक ही जगह सांस ले रही हूँ। पारिस की आंखों, कानों और नाक से खून बहकर चेहरे पर भयानक धारियां बना रहा था। सभी प्रोफेसर और तलबादम बखुद खड़े थे जैसे जिस्मों से जान निकल गई हो। खौफ उन चेहरों पर पत्थर की लकीर बन गया था। दीवार से टकराकर सफून की कमर चरचरा कर रह गई। हड्डियां जैसे अंदर ही अंदर टूट गई हूँ। शर्ट चाक हो कर खून में भीग गई थी। दूसरी तरफ जमाना के बाजू से खून टपक टपक कर फर्श पर गिर रहा था। हर कतरा जैसे वक्त के रुकने की सदा हो। चौकीदार भी कमर थामे खून आलूद फर्श पर कराह रहा था। पारिस के चेहरे से बहता हुआ खून इस की शर्ट को सुर्ख समंदर बना चुका था। वो मंजर को मजीद दहशत अंगेज कर रहा था। अचानक खड़े होते ही रबाब के सर पर जोरदार जर्ब मारी। एक ही ठोकर ने औंधा करके जमीन पर गिरा दिया। वो बेहोश हो गई। पारिस खून आलूद आंखों में पागल पन लिए तेजी से जमाना की तरफ पलटा। चेहरे से बहता हुआ खून गर्दन तक सुर्ख लकीर खींच चुका था। पहले के जमाना संभाल पाती, पारिस बिजली की तरह झपट कर गर्दन पर काबू पा चुका था। एक झटके में उसे 2 फीट ऊंचा उठाया और दरख्त के तने से दे मारा। टकराव इतना शदीद कि फिजा में किसी ने चीख दबा दी। बदनसीब लम्हा आया जब तने पर टूटी शाख का नोकीला सरा जमाना के पीठ में पैवस्त हो गया। लबों से लर्जा खेज चीख निकली। खून बहने लगा। जमीन सुर्ख लकीरों में बदल गई। पारिस की आंखों में पागल पन की चमक और गुस्से की लाली फैल चुकी थी। इसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं और एक भारी गमला देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इसने गमले से पौधा आकारा और एक तरफ फेंक दिया। फिर गराते हुए गमला दोनों हाथों में उठाया, दांत पैसे और सर के ऊपर बुलंद किया। अब वो कदम ब कदम जमाना की तरफ बढ़ रहा था जैसे जमीन हर कदम पर लरज रही हो। ये मंजर देखकर लड़कियां चीखती हुई इधर उधर भाग गईं। लड़के खौफ से पसीना पसीना थे। उनकी टांगें कांप रही थीं। किसी में ये हिम्मत न थी कि आगे बढ़कर इसे रोके।
जमाना नोकीली शाख को पीठ से निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। खून मुसलसल बहने से इसका बदन लरज रहा था, आंखें धुंधला चुकी थीं। इसे साफ दिखाई दे रहा था कि इस की मौत पारिस के हाथों लिखी जा चुकी है। आंखों में करब लिए इस ने पलके मौनद ले और लबों पर आहिस्ता आहिस्ता कलिमा शहादत का वरद जारी हो गया। आशहद आन ला इलाह इल्ला अल्लाह व आशहद आन महमदन अब्दा वरसोला। बस एक लम्हा भारी गमला इस पर गिरता और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेती, और ये सब कुछ उसके अपने सबसे करीबी और अजीज दोस्त के हाथों हो रहा था। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या था। आते ही मार धार शुरू हो गई। ये समझने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा ताकि असल कहानी समझ सकें। चंद माह कबल पारिस गहरी नींद में था और उस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक ख्वाब देख रहा था। ऐसा ख्वाब जो अक्सर रातों में वो देखता था। इसने देखा गहरा काला धुआं दिन के उजाले को तारीकी में बदल रहा है। हर तरफ इंसानी लाशें और खून बखरा हुआ है। कहीं इंसानी आज़ा कटे पड़े हैं। एक मफलूक अलहाल शख्स आसमान की तरफ देख रहा है। इसकी कमीज जाबजा फटी हुई है। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज उभरी। वो बेहाल शख्स दौड़ता हवा बच्चे की जानिब लपका। पानी। बच्चे ने रोते हुए बमुश्किल कहा। वो शख्स दौड़ता हवा एक करीबी कनूई की मुंडियर तक पहुंचा और एक बाल्टी कनूई में फेंकी। जब बाल्टी रस्सी से खींचकर निकाली, वो क्या देखता है कि वो लाल खून से भरी है और इसमें तैरता हुआ एक हाथ। अचानक फायर की आवाज गूंजी। एक सनसनाती हुई गोली इसके सीने में पौंसत हुई और कमर से गोली निकली। खून बहाती हुई कमीज और जिस्म के चौथड़े अराती हुई। पारिस की एक झटके के साथ आंख खल गई। पसीने से शराबवर और चेहरे से गुजरती हुई गम की एक गहरी लहर लिए इस की आंख से एक आंसू निकला जो गाल से बहता हुआ हजारों दर्द छुपाए तकिए पे गिरकर वहीं दफन हो गया। कश्मीर 2049 हमजा। आज मौसम पिछले दिनों के मुकाबले में खासा खुशगवार था। आसमान पर रूई जैसे बादल तीर रहे थे जिनकी वजह से हुआ में हल्की ठंडक घुल गई थी। पहाड़ों पर इस्तादा दरख्त नरम झौनकों के साथ अपनी मस्ती में झूम रहे थे। एक तवील जुदाई के बाद पारिस अपनी माँ के हमराह अपनी सरजमीन की तरफ लौट रहा था। वो बल खाती सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। आज़ा ने वापसी का फैसला करते ही सौतेले बेटे तलाल को फोन पर इत्तला दी थी। पारिस गाड़ी चलाते हुए बार बार शीशे से बाहर देख रहा था। रास्ते में कई गांव आए, मगर हर मंजर उजड़े हुए बियाबान और खाली खंडरात का नक्शा पेश कर रहा था। पारिस की आंखों में दिख और दिल में करब उतर रहा था। वो सोच रहा था, ये तबाही जब आई होगी तो कितने मासूम लोग लुकमा अजल बने होंगे, कितने घर उजड़ गए होंगे और कितनी नस्लें हमेशा के लिए मिट गई होंगी। ये तस्वुर ही उसके वजूद में कपकपी पैदा कर रहा था। आज़ा ने उसकी कैफियत भान पली। बिलाखिर उस ने खामोशी तोड़ी और आह भर कर बोली, पारिस, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। इन खंडरात के पीछे ना जाने कितनी दास्तानें दफन हैं। हिरोशिमा के बाद जितनी बड़ी तबाही पाक भारत जंग में हुई, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लाखों लोग एक लम्हे में मौत की नींद सो गए। हजारों जिस्म मुट्ठी भर खाक में बदल गए।
लाशों के अंबार जंगली जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गए। वो इतना हौलनाक दूर था कि जमीन पर शायद ही कोई जगह बची होगी जहां इंसानी लाशें ना पड़े हों। इस के लहजे में इतना दर्द था कि रूह तक कांप गई। पारिस ने दबी आवाज में कहा, क्या इंसानी जान इतनी बेमोल है मामा कि इतनी बेरहमी से खत्म कर दी जाए? ये कैसी बर्बरियत है? आज़ा की नजरें खिड़की से बाहर गईं जहां एक पहाड़ी पर आजरा हवा गांव दिखाई दे रहा था। इस ने आहिस्ता से कहा, बेटा, लालच और हरस ने हमेशा कौमों को तबाह किया है। ताकत के नशे में लाखों इंसानों का खून बहाया गया। वक्त गुजर जाता है मगर ऐसे दाग तारीख में हमेशा के लिए सबक रह जाते हैं। पहाड़ी पर मौजूद खंडरात उनके सामने थे। मकानों की छतें जमीन बोस हो चुकी थी, गलियों में खुदरो घास उग आई थी और कई टूटे घर दरख्तों के साए में मजीद वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे। आज़ा ने गहरी सांस खींची और सामने सड़क पर नजर जमा दी। सफर मुसलसल जारी रहा। पारिस के लिए ये जिंदगी का सब से लंबा सफर था जो वो गाड़ी पर कर रहा था। बाज मनाजिर दिलकश थे मगर कश्मीर की हुदूद में दाखिल होते ही हर तरफ तबाही के आसार थे। उजड़े हुए गांव, वीरान खेत और टूटी दीवारें माजी की याद दहानी करवा रही थीं। चलते चलते आज़ा ने आगे इशारा किया और कहा, पारिस, वो देखो, वो पहाड़ी, यही हमारी मंजिल है। पारिस ने उदासी के साथ मगर दिल ही दिल में खुशी महसूस करते हुए गाड़ी मोड़ ली। गांव के करीब पहुंचते ही सड़क बाएं तरफ मुड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर उतरने लगी। जंग के बाद हुकूमत ने सभी शहरों और देहात में जमीन दोज मकानात बनाने की तलकीन की थी। अक्सरियत ने उसे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अक्सर देहात जमीन दोज ही बन चुके थे। यहाँ भी 10 फीट गहराई में पूरा गांव आबाद किया गया था। इस गांव का दाखिली गेट लोहे का भारी दरवाजा था जिसे बड़े से बड़ा धमाका भी नुकसान ना पहुंचा सकता था। दरवाजे के बाहर तलाल चौधरी अपने रिश्ता दारों और गांव के मुअज्जिज़ीन के हमराह इस्तकबाल के लिए खड़ा था। गाड़ी रुकी तो पारिस और आज़ा बाहर निकले। पारिस अपने भाई की तरफ बढ़ा और इसे गले लगाकर बोला, अस्सलामु अलैकुम तलाल भाई। दोनों भाइयों की जसामत और शख्सियत में नुमायां फर्क था। पारिस दरमियाने कद का, कमजोर जिस्म, छोटी आंखें, पतले होंठ और गोरी रंगत वाला था। वो कुछ मॉडर्न मिजाज रखता था, जबकि तलाल लंबे कद, मजबूत जिस्म, बड़ी आंखों और गंदमी रंग के साथ सादा मिजाज शख्सियत का हामिल था। हाल अहवाल के तबादले के बाद तलाल ने मुलाजिम को गाड़ी पार्क करने को कहा और सब लोग गेट से अंदर दाखिल हो गए। पारिस हैरत ज़दा था। ज़ेर ज़मीन होने के बावजूद ये गांव किसी जदीद शहर से कम न था। सब मकानात एक ही छत के नीचे तरतीब से बने हुए थे। छत पुख्ता कंक्रीट की थी, मगर अंदरूनी ढांचे लकड़ी की खूबसूरत तराश खराश से सजाए गए थे। गलियां दिन की रोशनी की तरह जगमगा रही थीं। पारिस सोच भी नहीं पा रहा था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर दीवार और छत अपनी रोशनी खुद पैदा कर रही हो। पारिस की निगाहों में हैरत थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। इसे लगा कि ये गांव आम बस्ती नहीं, बल्कि किसी ख्वाब की दुनिया है। वो चंद गलियों से गुजरते हुए अपने घर पहुंच गए। घर निहायत खूबसूरती से
सजाया गया था। फर्नीचर की नफीस तरतीब और दीवारों पर आवेजा तस्वीर ने माहौल को दिलकशी बख्श रखी थी। पारिस सोफे पर बैठते ही गलियों के मनाजिर को याद करते हुए बोला, भाई कितना खूबसूरत गांव है हमारा। क्या बाकी गांव भी ऐसे ही हैं? क्या यहाँ सभी देहात जमीन के अंदर बनाए गए हैं? तलाल ने जूस का ग्लास भर कर उसकी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कश्मीर और नवा में करीबन तमाम शहर और गांव उसी तरह जमीन दोज हैं, लेकिन उनकी बनावट और सजावट सबकी अलग अलग है। अब तो सुना है खलीफा वक्त ने हुक्म जारी किया है कि तमाम इस्लामी ममालिक अपने घरों को जमीन दोज करें। ये दोनों एक बाअसर सियासी घराने से ताल्लुक रखते थे। तलाल अपने हल्के में एक अहम शख्सियत था, जो मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेता था। सियासी और बैन अल-अक़वामी उमूर में हमेशा से ही इसकी खासी दिलचस्पी रही थी। पारिस ने अचानक मौजू बदलते हुए तजस्सुस से पूछा, भाई, मैंने तीसरी आलमी जंग के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन आपने तो सब अपनी आंखों से देखा था। उसके मुताल्लिक़ तो कुछ बताइए। तलाल चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे माजी की तल्ख यादों ने इस के दिल को जकड़ लिया हो। फिर नरमी से बोलने लगा, उस जंग का आगाज तो पाक भारत से हुआ, लेकिन ये शुला पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले गया। असल खेल सिंध के वजीर आला ने खेला था। वो खुफिया तौर पर भारतीय एजेंसी रा का एजेंट था। दर हकीकत असल चिंगारी वो तरमीमी बल था जो वफाकी हुकूमत ने पास किया था। वजीर आला सिंध ने सिंध वापस जाकर पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया और सिंधु देश कायम करने का ऐलान कर दिया। साथ ही भारत से मदद मांगी। भारत पहले से तैयार बैठा था। समंदर और जमीन दोनों रास्तों से इस ने सिंध पर एल्गार कर दी। फौज अभी सिंध में मसरूफ थी कि भारत ने कसूर, बालाकोट, समाहनी, पूंछ और लाहौर की तरफ से भी हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते आधे से ज्यादा सिंध और कश्मीर के कई इलाके दुश्मन के कब्जे में चले गए। पाकिस्तान के दुश्मनों ने मौका से फायदा उठाया। अमेरिका ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के एटमी हथियार गैर महफूज हैं और ज्यादा तर एटमी असासों पर कब्जा जमा लिया। पूरी दुनिया को लगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाएगा, मगर कहते हैं जिस की खुदा हिफाजत करे उसे भला कौन गिराए। तलाल ने लम्हा भर को सांस रोकी और फिर लहजा भारी हो गया। जब उम्मीद दम तोड़ रही थी, तभी अफगान तालिबान मदद को आ गए। चांद ने अपनी लाखों की फौज मदद के लिए भेज दी। तुर्की और ईरान ने भी हाथ बढ़ाया। दूसरी तरफ इसराइल, अमेरिका और फ्रांस भारत के शाना बशाना थे। ये खूनरेज जंग 6 माह तक जारी रही। पाकिस्तान अपने इलाके मुकम्मल वापस तो ना ले सका, लेकिन संभल जरूर गया। एक नया इनकलाब उठा। तुर्की ने खिलाफत आला का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने खलीफा आजम की बैत की। ज्यादातर इस्लामी ममालिक भी शामिल हो गए, मगर सऊदी अरब और अमारात ने मुखालफत की। फिर इसराइल और अमेरिका ने खिलाफत को ख़त्म करने के लिए तुर्की पर हमला किया। पारिस हमातन गोश बैठा था और तलाल की आंखों में वो दिन झलक रहे थे। वो बस बोले जारी था, ये वो दूर है पारिस जब मैंने आसमान से सुर्ख बारिश बरसते देखी है। कहते हैं दरियाए सिंध का पानी इस जंग में शहीद होने वाले हजारों फौजियों के खून से सुर्ख हो गया था।
भारत सिंध से वापस ना निकलता, मगर ईरान और रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुंबई और सिंध के किनारे से हमला कर दिया। सिंध में दाखिल होने वाली भारतीय फौज सफा हस्ती से मिटा दी गई। एक भी सिपाही जिंदा वापस न जा सका। ये कहते हुए तलाल की आवाज में फख्र झुलकने लगा। सऊदी अरब में आल सऊद को मजूल कर दिया गया। तमाम अरब ममालिक खिलाफत के झंडे तले मुत्तहिद हो गए। अब खिलाफत आला मुसलमानों को एक बार फिर सुपर पावर बना चुकी है। और तुम्हें तो मालूम है कि खलीफा आजम ने पाकिस्तान को इस्लाम का दारुल खिलाफा करार दिया है। पारिस ने गहरी सांस ली। भाई, वो जो एक मुल्क था अमेरिका, उसके बारे में तो कुछ बताएं। तलाल हल्का सा मुस्कुरा दिया। अमेरिका कोई मुल्क नहीं बल्कि कई रियासतों पर मुश्तमिल एक खित्ता था। वहाँ जिना और हमजिन्स परस्ती उरूज पर थी। समंदर की सतह बुलंद होती गई और आखिर समंदर अमेरिका की कई रियासतों को निगल गया और बाकी शहरों में भी पानी दाखिल हो गया। एक ऐसी ताकत जिसे ललकारने की किसी मुल्क में हिम्मत नहीं थी। जब कुदरत का कहर नाज़िल हुआ तो ये सुपर पावर भी बेबस हो गई। शायद ये उन पर अज़ाब इलाही था। इसने मोबाइल निकाला और अमेरिका के पुराने नक्शे और तस्वीर पारिस को दिखाने लगा। पारिस तस्वीरें देखता जा रहा था और इसका दिल खौफे खुदा से कांप रहा था। पूरा अमेरिका पानी में डूब चुका था। बेशतर हिस्सा तो पानी की तहों में दब चुका था और जो बाकी था वहाँ भी आधी इमारतें पानी में डूबी हुई थीं। यानी वो इलाका जो अब रहने लायक नहीं बचा था। इसके ज़हन में बार बार कुरान की एक आयत गूंजने लगी और लाम वाव तोए को याद करो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बे हयाई के ऐसे काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किए। किया तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। बेशक तुम जहालत में हद से बढ़े हुए लोग हो। सूरत अल-नमल 54 से 55। पारिस ने लरजते हुए हाथ उठाए और बे-इख्तियार दुआ की, या अल्लाह, हमें इन गुनाहों से बचा जो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए अजाब का सबब बने। आमीन। पारिस को गांव आए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। ये सारा वक्त वो सैर वाओ तफरी में मसरूफ रहा। गांव के लोग ज्यादातर अपने घरों के अंदर ही रहा करते थे, मगर बाहर एक वसी अहाते में एक पब्लिक पार्क बना हुआ था। पार्क के इर्द गिर्द छोटी छोटी दुकानें थी जहां शाम के औकात में चहल पहल बढ़ जाती थी। लोग असर से मगरिब तक वहां जुमा होकर गपशप करते, बच्चे खेलते और बुजुर्ग सुकून से बैठे वक्त गुजारता। पारिस ने गुजरे दिन पहाड़ों, पार्क और गिरदोनवा के हसीन मनाजिर देखने में ही गुजारे। आज एक नई खुशगवार सुबह तुलू हुई थी। पारिस अभी कमरे में सोया हुआ था जब फजर की अजान के साथ अलार्म बजने लगा। इसने आंखें खोले, अलार्म बंद किया और चंद लम्हे यूं ही लेटा रहा। फिर उठकर वजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। नमाज़े फजर की अदायगी के बाद कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करता रहा, फिर तलाल के साथ वापस घर लौट आया। घर में नाश्ता तैयार था। अस्सलामु अलैकुम। पारिस और तलाल सलाम करते हुए कुर्सियां खींचकर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर आज़ा ने नरमी से जवाब दिया। पारिस ने जूस का ग्लास थामते हुए कहा, अम्मी, गांव में कितना सुकून है, ना शोर शराबा ना गाड़ियों का हुजूम। लोग जितने मुहज्जब और सलीक़े से रहते हैं, ऐसा माहौल तो अब शहरों में भी नहीं मिलता। आज़ा ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर दोबारा नाश्ते में मसरूफ हो गई। तलाल ने बात आगे बढ़ाई, सुकून तो हमेशा ही देहात का खासा रहा है,
लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। शहरों की निस्बत देहात ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, माहौल बेहतर है। उसी लिए हमारे बच्चे तालीमी मैदान में भी सबको पीछे छोड़ रहे हैं। पारिस ने मुस्कुराते हुए पराठा उठाया और शरारत से बोला, और आपकी नॉर्मल रूटीन क्या है तलाल भाई? पिछला पूरा हफ्ता तो आप मेरे साथ ही आवारागर्दी में मसरूफ रहे हैं। तलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी रूटीन कुछ खास नहीं। नाश्ते के बाद पार्टी के दफ्तर चला जाता हूँ। लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो उनकी मदद करता हूँ। ज़हर के बाद वापस आकर कुछ देर आराम करता हूँ। असर के बाद मुलाजिमीन के साथ माल मवेशी या ज़मीनों का थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। मगरिब और इशा के दरमियान मुताला करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। पारिस ने शोखी से पूछा, और कोई तफरी? तलाल मुस्कुराया, माल मवेशियों का काम जिस्म को सुकून देता है और अच्छी किताब दिमाग को। फिर इनके दरमियान खामोशी छा गई और नाश्ता मुकम्मल होने के बाद पारिस दुआ पढ़कर उठने ही लगा था कि आज़ा ने इसे पुकारा, पारिस आज तैयारी कर लो, मैं भी तुम दोनों के साथ बाहर घूमने चलूंगी। पारिस के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जरूर मामा, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, वो जोश से बोला और कमरे की तरफ बढ़ गया। आज़ा उसे जाते देख रही थी। उसके चेहरे और आंखों में गहरी संजीदगी और सोचों का बोझ छुपा हुआ था। पारिस के जाते ही तलाल आहिस्तगी से बोला, अम्मी जान, क्या वाकई आपको लगता है कि पारिस को सब कुछ दिखाना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि वो ज़हनी तौर पर अभी तैयार है। ना जाने इस कमरे में क्या होगा। मैं तो आज तक इस कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। आज़ा ने आह भरी और नरम लहजे में कहा, हाँ बेटा, यही वक्त है। तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा था कि वो कमरा सिर्फ पारिस ही खोल सकेगा, और आज ही के दिन उसे वहां ले जाना जरूरी है। मुझे भी उसकी नादानियां फिक्र में डालती हैं, मगर तुम्हारे अब्बू के अहकामात पर अमल करना लाजिम है। चलें। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। फिर इसने झिझकते हुए पूछा, और अम्मी, किया आपने पारिस को अपनी बीमारी के बारे में बताया? आज़ा ने गर्दन झुकाकर आहिस्तगी से कहा, नहीं, अभी वक्त नहीं आया, और जब तक मैं ना कहूँ तुम भी इससे कोई जिक्र ना करना। तलाल ने नजरें झुका ले। वो जानता था आज़ा के सिवा इस का अब कोई अपना नहीं रहा। वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। आज़ा इसकी सौतेली माँ थी, लेकिन इस ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया। हमेशा सगी माँ से बढ़ कर प्यार दिया। तलाल की हकीकी माँ इसके बचपन में ही फौत हो गई थी। फिर फारिस ने आज़ा से शादी कर ली थी। उनके इंतकाल के बाद आज़ा उनकी हिदायत के मुताबिक फैसल आबाद पारिस को लेकर चली गई थी। बरादरी के हर फर्द ने आज़ा को बुरा भला कहा, लेकिन तलाल वो वाहिद इंसान था जो आखिरी दम तक अपनी सौतेली माँ का मुकद्दमा लड़ता रहा और बरादरी के तने खुद पर सहता रहा। वो समझता था ये उसकी माँ की मजबूरी थी, क्योंकि फारिस अली के अहकामात के सामने किसी की पेश नहीं चल सकती थी। चले भाई, चौधरी पारिस अली तैयार है अपने मामा के साथ बाहर जाने, तो चले फिर, देर ना करें। पारिस ने गाड़ी की चाबी घुमाई, उंगलियों में शरारती अंदाज में कहा, गाड़ी की जरूरत नहीं है बेटा, हमने ज्यादा दूर नहीं जाना, बस यही जुनूबी पहाड़ी की तरफ। आज़ा ने नरमी से कहा। पारिस के चेहरे की खुशी मानत पड़ी। ओह, मैं तो समझा था आज सारा दिन घूमने फिरने वाले। इसने हल्की उदासी से कहा। उदासी वाली कोई बात नहीं पारिस, हम जरूरी काम से जा रहे, सैर व तफरी साथ साथ चलेगी, तलाल ने प्यार से कहा। पारिस ने सर हिलाया खामोशी से।
तलाल को आगे बढ़ने का इशारा। तीनों खामोशी से घर से निकले। मैन गेट से बाहर आकर पैदल जुनूबी पहाड़ी की सिमत बढ़े। पारिस अगरचे खामोश था मगर दिल ही दिल में खुश था कि वो अपनी माँ के साथ। ये लम्हा बहुत कीमती था। रास्ते भर सुकूत छाया रहा। अचानक आज़ा ने हाथ थामा। धीमे लहजे में बोली, बेटा, कुछ बातें तुम्हें जानना जरूरी हैं। तुम्हारे अब्बू ने हिदायत दी थी, आज के दिन का जिक्र खास। वो सब तुम्हें वहीं मालूम होगा जहां हम अभी पहुंचने वाले। पारिस के दिल में तजस्सुस जागा, मगर वो चुपचाप चलता रहा। पहाड़ी के करीब पहुंचकर रुका। वो मंजर सामने आ ही गया जो उसने ख्वाबों में देखा। एक पुराना कुआं, घनी झाड़ियां, पहाड़ के अंदर उतरती खाई, दूर तक फैली गहरी सुनसान। किनारे पर बोसीदा सा मकान, झाड़ियां जैसे निगल रही थीं। पारिस लरजती आवाज में बोला, मामा, ये तो वही जगह जो मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ, रातों के सुनाटे। क्या अब्बू यहीं शहीद हुए थे? आज़ा की आंखें नम हो गईं। आहिस्तगी से वो बोलने लगी, हाँ बेटा, यही वो जगह। पाकिस्तान ने इलाका वापस लिया, मगर दुश्मन अब भी छुपा था। भारतीय फौज टकरियों में बुट्टी, पहाड़ों और जंगलों में छपी, अचानक निकलकर हमला करती, 69 लोगों पर जुल्म ढाती। उस दिन भी एल्गार हुई। अब्बू हमें यहाँ लाए छुपा। पानी निकालने लगे अभी कि गोली उनके सीने लगी। वो कुएं में जा गिरे। मैं बच्चों समेत छप गई। तहखाने में कई दिन कैद। अब्बू की मैयत तक ना मिली। हम जनाजा भी ना पढ़ पाए। बस आंसू थे और खौफ था। पारिस सुन होते इर्द गिर्द देखे। तलाल खामोश मगर चेहरा सख्त, करब की लकीरें नुमायां थीं। आज़ा ने मकान की जानिब इशारा, यही वो कमरा है बेटा, जिसके नीचे तहखाना है। तीनों आगे बढ़े धीरे धीरे। तलाल ने जेब से चाबी निकाली, जंग आलूद ताला खोलने लगा। दरवाजा चरचराते हुए खिला और वो अंदर दाखिल हो गए। तलाल ने वैक्यूम पंप निकाला, कमरे के वस्त में रखा, टाइल पर जमा कर दबाया। टाइल ऊपर उठी, फिर बैठी। पारिस, संभल कर खड़े रहना, अभी ये फर्श नीचे जाए। तलाल ने हाथ मजबूत थामा। चंद लम्हों में गड़गड़ाहट हुई। फर्श आहिस्ता नीचे उतरने लगा। 10 फीट नीचे जाकर रुका। तहखाने में रोशनी फैल गई। सामने 3 दरवाजे खले थे। दीवारें सब पत्थरों की थीं। तलाल ने नरमी से समझाया, बाएं तरफ मुकम्मल घर है, जहां जरूरत की चीजें हैं। दाएं तरफ औजारों का कमरा, और सामने वाला सिर्फ तुम्हारा। अब्बू के बाद कोई ना आया। मैं और अम्मी इधर जाएंगे। अब तुम्हें खुद जाना होगा। हम नहीं जानते राज किया, कौन सी बातें मुंतजिर हैं। ये कहकर वो हट गए। पारिस वस्त में तन्हा खड़ा। कुछ देर साकत, फिर चला, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ, जैसे तकदीर पुकार रही हो। पारिस ने दरवाजे को गौर से परखा, मगर इसे खोलने का कोई तरीका समझ न आया। हैरत की बात ये थी कि इतने बरस गुजर जाने के बावजूद दरवाजे पर जरा बरधूल तक जमी न थी। वो तजस्सुस के साथ आगे बढ़ा, और जैसे ही हाथ से दरवाजे को छुआ, दरवाजा अचानक रोशन हो उठा और धीमी सी गड़गड़ाहट के साथ जमीन में उतर गया। दरहकीकत इस दरवाजे में सेंसर नस्ब थे, जो सिर्फ फारिस अली और पारिस अली के हाथों के निशानात पहचानने के लिए बनाए गए थे। पारिस आगे बढ़ा तो उसके सामने एक वसी वाव अरीज हाल खल गया। उसने पलटकर पीछे देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था। पूरा कमरा, दीवारें, छत और फर्श सब बर्फ की तरह सफेद थे, जैसे कोई नया जहान सामने आ खड़ा हुआ हो। हाल में सामान निहायत महदूद था। एक जानिब बेड रखा था, 2 कुर्सियां मौजूद थीं, और बीच में एक मेज थी। मेज पर एक बोतल और इसके साथ रखा
शफ़ाफ़ ग्लास जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। दीवार के साथ एक तरफ किताबों का रैक था, मगर किताबों से ज्यादा वहाँ डायरियाँ रखी थीं। एक और दीवार के साथ लिफट जैसी कोई मशीन नस्ब थी और साथ ही 2 बंद अलमारियां मौजूद थीं। पारिस आहिस्तगी से एक अलमारी के करीब गया और इसे खोला। अंदर खुश्क खाने और पानी की बोतलों का बड़ा ज़ख़ीरा रखा था, जो कम अज़ कम 6 माह के लिए काफ़ी मालूम होता था। इसने अलमारी बंद की और फिर दूसरी अलमारी की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, इस की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर जदीद तर्ज के हथियार रखे थे, कुछ ऐसे कि जिनका ना इस ने कभी नाम सुना था और ना शक्ल देखी थी। कमरे में मौजूद हर शय बिल्कुल नई और ताज़ा लग रही थी, जैसे वक्त ने यहाँ का रुख ही नहीं किया। यहाँ तक कि मेज़ पर रखा आधा भरा हवा पानी का ग्लास भी बिल्कुल ताज़ा दिखाई देता था। पारिस फिर इस दीवार के करीब गया जहाँ लिफट नुमा मशीन नस्ब थी। उसने हर तरफ से उसे टटोला, मगर कोई रास्ता या बटन नजर नहीं आया। आखिर थक कर वो एक कुर्सी पर आ बैठा। इसके सामने मेज पर पानी की बोतल, ग्लास, एक लैपटॉप और एक डायरी रखी थी। इसने डायरी उठाई और खोली तो पहले सफ़े पर खुशखता अंदाज में ये जुमला लिखा था, आल-नू का मुकम्मल तारुफ। पारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सफ़ा पलटा तो तारुफ से कब्ल एक नोट दर्ज था, जो उसके अब्बू की तरफ से ख़ास तौर पर उसके लिए लिखा गया था। मेरा नाम फ़ारिस अली है और ये डायरी मैं सिर्फ अपने बेटे पारिस के लिए लिख रहा हूँ, इस बच्चे के लिए जिसका नाम इसके पैदा होने से पहले ही रख दिया गया था और जिसे रहबर के तौर पर चुना गया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस पारिस का बाप हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब तुम ये डायरी पढ़ोगे तो मेरी सोच और तरफ तुम तक पहुँचेगी और तुम मेरे जज्बात को बखूबी समझोगे। बेटे, सबसे पहले ये कहूँगा कि आने वाला बहुत सख्त होने वाला है। कभी हिम्मत मत हारना। एक लोहा जो जमीन से निकला हो और जंग आलूद हो, आग के सामने आने पर पिघल कर नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो आग इसे खूबसूरत, ताकतवर और मजबूत बना देती है। एक ऐसी ही आग तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम्हें तराश कर अजीम बनाएगी। इस आग में कभी भी हिम्मत को ठंडा ना पड़ने देना। तुम वो इंसान हो जो आल-नू को दोबारा दुनिया से जोड़ देगा। मेरी कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। वो वक्त जब मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं, ऐसी आवाज़ें जिन्हें मैं पहले समझ नहीं पाता था, जैसे दर्जनों लोग किसी एक ही वक्त बात कर रहे हूँ। वो आवाज़ें जिन्होंने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर मेरी मुलाकात शख्दार से हुई, कई राज अफशा हुए और उसने मुझे तुम्हारे वजूद की खुशखबरी दी। एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा इंसान जो हर चीज को छू कर सोना कर दे। तुम्हें दुनिया का पारिस चुना गया। ये सुनकर मेरे सीने में फख्र की गर्मी दौड़ गई। पारिस, मुझे मुआफ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सका जो मैं चाहता था, मगर एक नसीहत तुम्हारे लिए लाजिम छोड़ कर जा रहा हूँ। कभी किसी दबाव में आ कर कोई फैसला मत करना। वो काम मत करना जिसे तुम्हारी समझ, तुम्हारी अकल तस्लीम ना करे। इस रास्ते पर हरगिज मत चलना जिस की मंजिल गुमराही हो। तुम्हें जिंदा रहना है बाइज्जत और रोशनी में, और मैं कभी तुम्हें गुमनामी या गुमराही में मरने की इजाज़त नहीं
दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी मुश्किल होगी, राहें धुंधली हैं और दुश्मन तुम्हारे अंदर या बाहर किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। आने वाला वक्त तुम्हें यकसर बदल देगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना होगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआ है कि तुम वो बनो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, ना सिर्फ ताकत में बल्कि रहमत और हिकमत में भी। तुम्हारा बाप फारिस अली। पारिस ने डायरी आहिस्ता से बंद करके अपने करीब रख दी। ये एक अजीब और बेतरतीब सी तहरीर थी जिसकी गहराई वो नहीं समझ पाया। वो चंद लम्हे सोचों में गुम रहा, फिर लैपटॉप खोला। ये पुरानी तर्ज का लैपटॉप था जिसकी स्क्रीन जलते ही कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। अभी उसने लैपटॉप खोला ही था कि अचानक एक अनजान आवाज उभरी। कैसे हो पारिस? आवाज सुन कर वो लरज उठा। इस का दिल तेजी से धड़कने लगा। जितना वो जानता था इस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता था। फिर ये आवाज, ये कैसे मुमकिन था? उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसी लम्हे लिफ्ट के दरवाजे खोले से खल गए। अंदर से एक अजीब वाव गरीब इंसान नुमा मखलूक नमूदार हुई। पारिस की आंखें दहशत से फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, काफ काफ, कौन हो तुम? वो शख्स खामोशी से कदम बढ़ाते हुए सीधा पारिस के सामने आ गया। पारिस बना पलक झपकाए उसे घूरने लगा। इसका हुलिया गैर फितरी हद तक अजीब था। आंखें मोटी और गोल, पेशानी चूड़ी और ऊपर को उभरी हुई नाक इतनी छोटी कि जैसे दुनिया में पहली बार ऐसी शक्ल देखी जा रही हो। होंठ इतने बारीक कि गोया किसी ने पेंसिल से एक हल्की सी लकीर खींच दी हो। इसकी थोड़ी लंबी और अजीब जाविये पर निकली हुई थी। कद इतना बुलंद कि पारिस को इसका सर देखने के लिए गर्दन पूरी तरह ऊपर उठाना पड़ी। वो कम अज कम 8 फीट लंबा था और उस का वजूद हकीकत से ज्यादा किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। जारी है। पहली किस्त ऐन मुमकिन है कि आपको बोर करे और समझ भी ना आए कि क्या हो रहा है। दूसरी किस्त में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और कहानी बाकायदा रवानी से आगे बढ़ना शुरू होगी।